हेलो फ्रेंड्स। वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित जो हमारी विज्ञान की 6 to 8 एससीईआरटी की जो सीरीज चल रही थी उसका ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, लास्ट पार्ट। और इसके अंतर्गत मतलब क्लास नंबर 28 है। ठीक है, और ये कक्षा 8 का आपका लास्ट पार्ट है। तो हमारा, मैंने कहा था 5 अप्रैल तक इसको कंप्लीट करने के लिए, तो 5 अप्रैल तक आपका, ये आज 5 अप्रैल है और का आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी के साथ और जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट सभी चीज़ों को हमने देख लिया, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का तो आप स्पेशली सारा आपको देखा हुआ होगा कि बहुत अच्छा। कक्षा 8 में जितनी अच्छी चीज़ें हैं इतनी 6 और 7 में नहीं है। ठीक है, तो कक्षा 8 का तो आपको हर चीज़ देखी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, और दूसरा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस में देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए, इसमें यहाँ पर दिया गया है कार्बन एवं उसके यौगिक और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो एक तरीके से पूरा जो सिलेबस है आपका जो दिया गया है, ये पूरा आपका 6 to 8 एससीईआरटी की बुक से ही बिल्कुल छाप के रख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर कल से नई चीज़ें अपनी स्टार्ट होंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, ये पहला चैप्टर है, इसमें देखते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। और इसमें जो कक्षा 8 में लास्ट चैप्टर था कंप्यूटर, उसको इसमें मैंने नहीं लिया क्योंकि उसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। 6 और 7 में जो चीज़ें थी वही चीज़ें लगभग रिपीट थी, और कंप्यूटर आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक, कहीं पे लिखा नहीं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी थी। ठीक है, तो इसमें नहीं लिया क्योंकि कोई चीज़ ना खास नहीं थी। अब देखिए, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से प्रकृति में से प्राप्त 92 तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो संसार में पाए जाने वाले सभी सजीव पौधों तथा लगभग सभी भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो अभी तक कितने प्रकृति में कितने तत्व हैं जिनका ज्ञान है हम लोगों को ज्ञात है? 118। और उसमें से 92 ऐसे हैं जिसमें कार्बन तत्व पाया जाता है। ठीक है, कार्बन का प्रतीक सी होता है, कैपिटल। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। कार्बो का अर्थ होता है कोल। ठीक, कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोल। और कार्बो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, कार्बन की उपस्थित यौगिक के रूप में, तो यहाँ पे तालिका जो देखिए, इसमें देखिए पदार्थ का नाम क्या है? चूना पत्थर, खड़िया या संगमरमर, कुछ भी कह सकते हैं। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र आपको CaCO3। अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नॉर्मली कुछ चीजें तो आपको रटी होनी चाहिए। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पे रासायनिक नाम है, ये होता है CO2। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, पता नहीं, ये जिसकी मैं बुक लेके आया हूँ उसने काफ़ी, ऐसा लग रहा है इसको काफ़ी पढ़ा है। ठीक है, ये देखो रेड पेन से इसने काफ़ी टिक लगाए। मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति। अपर रूप देखिए क्या होता है? कार्बन, कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में भी मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं। ठीक है, कार्बन के इन विभिन्न रूपों के सभी रासायनिक गुण तो एक समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, काजल और ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। तो ये भौतिक गुणों के कारण ये होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होती है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलीय और दूसरा क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में देखिए क्या आ गया? ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। ठीक, ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन। और अक्रिस्टली में क्या आएंगे? चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। और फिर चारकोल में भी 3 तरीके के हैं, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और सुगर चारकोल, जिसे कैरामेल भी कहते हैं। अब देखिए, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप यहाँ पे दिए गए हैं। एक है लकड़ी का कोयला, कास्ट चारकोल। ठीक है, दूसरा है जंतु चारकोल, और तीसरा है सुगर चारकोल। ठीक है, तो ये इसके 3 प्रकार के होते हैं। फिर है लैंप ब्लैक कालिक। बहुत पढ़ी है किसी ने, काफी टिक लगा के रखे हैं। ठीक, लैंप ब्लैक कालिक, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप दीपक से प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। इससे प्राप्त कालिक में कार्बन 98 से 99% तक होता है। मतलब लैंप ब्लैक कालिक अगर पूछी जाए तो कालिक में कितने 99%, 98 से 99% किसमें कार्बन होता है। कालिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? स्याही बनाने में, जूते की पॉलिश, रबर, टायर आदि बनाने में किया जाता है। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, ये देखिए अब यहाँ पे क्रिस्टलीय अपर रूप, सॉरी ये शायद 2 बार मैंने यहाँ पे लगा दिया था क्योंकि ये साफ नहीं था। ये वाला देखिए धुंधला है,
ये साफ है तो इसको देख लेते हैं। ठीक। तो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है हीरा, फुलरीन तथा ग्रेफाइट। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। पहले देखिए ग्रेफाइट को देख लेते हैं। ग्रेफाइट शब्द ग्रीक भाषा के ग्रेफो से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है। पेंसिल के अंदर जो पतली छड़ लीड जिसे लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ठीक है। जो उसकी चोन होती है वो काहे की होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक। अब ग्रेफाइट के बारे में जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं को देखेंगे। ग्रेफाइट स्लेटी रंग का मुलायम एवं चिकना पदार्थ है। इसका गलनांक 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ग्रेफाइट अधिक मात्रा में चीन, भारत, श्रीलंका, उत्तरी कोरिया और मेक्सिको में पाया जाता है। भारत में यह बिहार, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। एक तरीके से कुछ भी देख लो तो यूपी में कुछ नहीं मिलता। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कांच काटने के लिए प्रयुक्त कटर तथा अन्य कई औजारों में प्रयुक्त हीरे ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। तो हीरे हीरे ऐसे होते हैं जो ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। हीरा, आप देखिए हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्ण आबद्ध कठोर तथा त्रिविमीय संरचना होती है। हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ कठोर है, सबसे कठोर। ठीक। अब देखिए भारत में हीरा बहुत ही कम मात्रा में पन्ना, सतना मध्य प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, चलो कुछ तो कहीं तो कुछ तो मिल रहा है। ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में पन्ना, सतना मध्य प्रदेश में, बांदा उत्तर प्रदेश, गोलकुंडा कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है। हीरा। फुलरीन क्या होता है? सन 1985 में रसायनज्ञों ने ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म कर कार्बन का एक नया अपर रूप संश्लेषित किया जिसे फुलरीन कहा जाता है। ठीक। ये कार्बन का ही अपर रूप है और ये ग्रेफाइट के अत्यधिक उच्च ताप से प्राप्त हुआ था। फुलरीन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से 960 परमाणुओं से एक अणु प्राप्त होता है जिसे फुलरीन कहा जाता है। ठीक है। अब ये देखिए पंचकोणीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। C1660 फुलरीन विद्युत का कुचालक होता है। ये देखिए यहाँ पर ये फुलरीन की संरचना है C60। ठीक है। कार्बन रसायन का परिचय कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में होती है। जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज, चट्टानों, भूगर्भ से आदि निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी, यूरिया, अल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरीन, क्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिकों के वर्ग में रखे गए हैं। ठीक। सन 1828 में होलर ने ठीक है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। यूरिया जो है वो प्रयोगशाला में पहला बनने वाला कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक क्या है? तो वो क्या है? यूरिया। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मीथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। संतृप्त, अब फिर ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन में CH4 और C2H6। ठीक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण के लिए C2H4 और एसिटिलीन C2H2। ठीक है। मीथेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मीथेन सरलतम हाइड्रोजन यौगिक है। मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित रहती है। मीथेन को इसलिए मार्स गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे मार्स गैस किसे कहते हैं अगर पूछ दिया जाए तो उसको कहते हैं मीथेन को। ठीक है। कोयले की खानों में विस्फोट होने का यही कारण है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोयले की जो खाने होते हैं उसमें विस्फोट होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो होगा मीथेन गैस। ठीक। ईंधन के स्रोत क्या क्या है बस इसे देख लीजिए। द्रव्यमान बायोमास। ठीक। वनस्पति एवं जंतुओं के शरीर से में स्थित पदार्थों को जैव द्रव्यमान कहते हैं या इसको बायोमास कहते हैं। ठीक। कच्चे तेल के कुएं से ईंधन प्राप्त होता है। ठीक। पेट्रोल वगैरह प्राप्त होता है। कोयले की खान से हमें कोयला प्राप्त होता है, ये भी ईंधन है। घरेलू लकड़ी, औद्योगिक ईंधन, इंजन इंजन ईंधन, ये सारे हम लोगों को पता ही है लगभग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट ईंधन ये क्या है? मेथिल हाइड्रोजन द्रवित हाइड्रोजन आदि जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। अब देखिए, पेट्रोलियम ईंधन तथा अन्य उत्पादों का स्रोत। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों पेट्रा मतलब चट्टान, तथा ओलियम तेल से हुई है। ठीक है, चट्टानों से, यह पृथ्वी के भीतर चट्टानों के नीचे पाया जाता है, इसे खनिज तेल भी कहते हैं। ठीक, पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? द्रवित सोना भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिए। पेट्रोलियम उभरी हुई अभेद अपारगम चट्टानों को भेदित कर प्राप्त किया जाता है। विश्व का पहला तेल कूप अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था। कहाँ पाया गया था? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। ठीक, और भारत में ये खोदा गया था 1867 ईस्वी में। भारत का पहला तेल कुआं असम के मकक में खोदा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जितनी भी चीज़ें हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा में, ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, ये लिखा था तो इसको देख लिया। अब ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। सीमित, जिसको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। सीमित मतलब जो सीमा में है, एक लिमिट में है, मतलब अगर खर्च हो गए तो फिर नहीं मिलेंगे। असीमित और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मतलब ये असीमित है। नवीकरणीय मतलब इसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पे नवीकरणीय के, अनवीकरणीय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत अनवीकरणीय के लिए। ठीक, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय के हैं। ठीक, ये दोबारा एक बार खत्म हो जाएंगे तो इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ये जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पृथ्वी भूतापी, ये सब आपको उम्मीद है कि ये आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत से मुख्य रूप से कार्बन के ऑक्साइडों का उत्सर्जन होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा स्वच्छ होती है, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। मतलब ये वाली, ये सारी प्राकृतिक एक तरीके से ऊर्जा होती है, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता। सीमित अथवा अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक, अनवीकरणीय क्या होते हैं? ये पुनः ना प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम है, या फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, ये सब क्या है? आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ठीक, देखिए, असीमित। अब देखिए, कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन करते हैं। ठीक, 6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले डायनासोरों की जानकारी इनके जीवाश्मों से प्राप्त हुई थी। तो किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? जीवाश्मों के द्वारा। सीमित नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। असीमित, ठीक है, जो असीमित है, ये सभी ऊर्जा के असीमित तथा नवीकरणीय स्रोत है, मतलब जिनको बार बार प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, ये देखिए, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा कैसी हो गई? नवीकरणीय या असीमित, ये दोबारा भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास एवं उपयोग। ठीक, वैकल्पिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियां, कि सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करें और चीजों को अपनी ऊर्जा का यूज करें इसका। ठीक है, सोलर कुकर, इसको देख लेते हैं। सोलर कुकर का यूज करेंगे तो ऊर्जा कम हमारी व्यय होगी, जो रसोई गैस है उसका उसका जो बचत हो, उसकी बचत होगी। ठीक है, सौर सेल देखिए, गांव में आपने देखा होगा, ये सौर ऊर्जा जो लगाई जाती है उसके द्वारा भी प्रकाश ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है इसके द्वारा, तो हमारी विद्युत बिजली है उसका बचत हो सकती है। सौर जल उष्मक। ठीक है, पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं। जल ऊर्जा, हाइडल शक्ति या हाइडल पावर द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, पहाड़ी स्थानों पर जहां प्रवाह अनवरत रूप से प्राप्त होता है, वहां जल संयंत्र स्थापित करना अधिक उपयोगी होता है। रिहंद्र, उत्तर प्रदेश, ये देखिए, ये याद रखिए, इसके बारे में पता रखिए, जल ऊर्जा, हाइडल पावर के बारे में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है जो आपका हो जल संयंत्र? कहाँ कहाँ है? रिहंद उत्तर प्रदेश, भाखड़ा नांगल पंजाब में है, टिहरी उत्तराखंड में है। जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिहंद उत्तर प्रदेश में, भाखड़ा नांगल पंजाब, टिहरी उत्तराखंड। समुद्र ज्वार भाटा से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, ये भी हम लोग पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, नाभिकीय और परमाणु ऊर्जा। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यदि नाभिक के विखंडन की क्रिया को नियंत्रित ना किया जाए तो यह क्रिया तेजी के साथ होती है, इसे विखंडन की अनियंत्रित अपक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में
अल्प समय में ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। ठीक है। वर्तमान में अपने देश में कलपक्कम तमिलनाडु, कुडानुकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कैगा कर्नाटक, काकरापार गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांस है इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बस देखिए, ये आपका क्लास नंबर 28 जो कि आपकी लास्ट क्लास थी 6 to 8 की, वो हमारी कंप्लीट हो गई। कल से अपनी मैथ्स पे हम लोग ध्यान देंगे अच्छे से। और जो आपके क्वेश्चंस है उसके बारे में मैंने पूछा है कि मल्टीपल क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं या फिर वन लाइनर, ये हमें बता दीजिए। वन लाइनर में मुझे थोड़ी सी आसानी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें लगभग 2 से ढाई गुना टाइम लग जाता है। वन लाइनर में थोड़ा सा इजी है, और जो वैसी है क्योंकि अकेले ही सारा काम करना है तो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप जैसा बताएंगे, चाहे मल्टीपल चॉइस बताएं चाहे वो बताएं, मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके इसमें कोई कमी लगी हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।